जरा सोचिए, भारत और रूस के बीच जो तेल का सौदा हुआ है वो कोई मामूली बात नहीं है। ये सौदा ऐसा है जैसे किसान के सूखे खेत में अचानक पानी आ जाए। रूस की सरकारी कंपनी रसनेफ्ट ने भारत के साथ 13 अरब डॉलर का तेल समझौता किया है। मतलब अगले 10 सालों तक हर दिन 5 लाख बैरल्स कच्चा तेल भारत आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि रूस पर पहले से ही पश्चिमी देशों ने सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। फिर भी रूस ने भारत से इतना बड़ा सौदा क्यों किया? और क्या इससे भारत पर भी कोई असर पड़ेगा? क्या अमेरिका या बाकी पश्चिमी देश भारत पर भी दबाव बनाएंगे? दोस्तों, दुनिया में तेल की कीमतें और सप्लाई बड़ी नाजुक चीज है। अगर कहीं थोड़ी भी हलचल हो जाए तो पूरे बाजार में उथल पुथल मच जाती है। जैसे खेत में एक कोने में आग लगे तो पूरे खेत का नुकसान हो जाता है। अब बात आती है अमेरिका की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन रहे हैं। उनके फैसले इस सौदे पर क्या असर डाल सकते हैं? क्या वो भारत और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती से नाराज होंगे? सोचिए, अगर भारत को सस्ता तेल मिलेगा तो फैक्ट्रियों में काम तेजी से चलेगा, गाड़ियां सस्ते तेल से दौड़ेंगी और देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। मगर अगर अमेरिका या पश्चिमी देश नाराज हुए तो क्या होगा? ये सौदा सिर्फ तेल का नहीं है दोस्त, ये भारत की आर्थिक ताकत और भविष्य की तरक्की से जुड़ा है। दोस्तों, सोचिए जरा, करीब $1 बिलियन का सौदा, वो भी कच्चे तेल का। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसमें उतार चढ़ाव भी आ सकता है और वो पूरी तरह से कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करेगा। अब जब भारत और रूस के बीच ये बड़ी डील हुई है तो ये पूरी दुनिया की तेल सप्लाई का करीब 0.5% हिस्सा बनती है। इतने बड़े सौदे की चर्चा तो होनी ही थी। रूस पर पश्चिमी देशों ने पाबंदियां लगा रखी हैं तो रूस भी अब नए रास्ते खोज रहा है। भारत के लिए यह सौदा क्यों अहम है? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से ही मंगवाता है। जाहिर है, हमें तो वहीं से तेल चाहिए जहां सस्ता और भरोसेमंद हो। और जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, रूस पर सख्त पाबंदियां लगी हैं। लेकिन यही वजह है कि रूस भारत को $4 प्रति बैरल का डिस्काउंट दे रहा है। सोचिए, इतना बड़ा डिस्काउंट, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब रूस की भी मजबूरी है कि वो नए ग्राहक ढूंढे और भारत सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आया है। मगर सवाल यह है कि इस डील का असर उन देशों पर क्या होगा जो पहले से ही तेल बाजार में मजबूत हैं। अब जरा ओपेक और ओपेक प्लस देशों को समझिए। ओपेक में 13 बड़े देश हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, वेनेजुएला और अफ्रीका के कई देश। लेकिन जब इसमें रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ओमान जैसे देश जुड़ गए तो ये बन गया ओपेक प्लस। रूस यहां भी बड़ा खिलाड़ी है, मगर अब रूस ने एक नया दांव चला है, भारत से सीधी डील कर ली है। इसका सीधा असर यह होगा कि भारत अब वो तेल रूस से लेगा जो पहले यूएई जैसे देशों से लेता था। तो सोचिए, इन ओपेक प्लस देशों की कमाई पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। अब आगे देखते हैं कि इस सौदे से वैश्विक तेल बाजार में कौन सी नई चालें चलने वाली हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जो तेल भारत पहले सऊदी अरब से खरीदता था, अब वो सीधे रूस से ले रहा है। क्या ये बात ओपेक प्लस देशों को रास आएगी? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर इन देशों के आपसी रिश्तों पर पड़ेगा। उनके बीच अब एक खिंचाव साफ दिखाई देने लगा है। अब तो बाजार में मुकाबला भी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह है चीन की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती। जब चीन जैसे बड़े देश में आर्थिक मंदी आती है तो वहां तेल की मांग भी घट जाती है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों के पास तेल का बड़ा भंडार तो है, लेकिन खरीदार कम हैं। अब सोचिए, बेचेंगे तो किसे? भारत ही आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और हर देश चाहता है कि भारत में उनकी पकड़ मजबूत हो। लेकिन यहां रूस ने बाजी मार ली। भारत ने भी रूस से हाथ मिला लिया क्योंकि सस्ते दाम पर तेल मिल रहा है। इस डील के तहत रिलायंस को हर महीने 20 से 21 फ्रेट कार्गो कच्चे तेल के मिलेंगे और साथ ही 3 फ्यूल ऑनेल कार्गो सीधे जामनगर रिफाइनरी में आएंगे। ध्यान दीजिए, इस सौदे की कीमतें पहले साल पूरी तरह से बाजार की चाल पर आधारित रहेंगी। मतलब तेल की कीमतें जैसी बाजार में होंगी वैसी ही भारत को देनी होंगी। रिलायंस की मांग तो हर दिन करीब 4 लाख बैरल्स की है, जो अकेले ही बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब बात आती है पश्चिमी देशों की धमकियों की। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन लगातार भारत और चीन जैसे देशों को चेतावनी देते आ रहे हैं कि अगर उन्होंने रूस से तेल खरीदा तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ठोस सैंक्शन नहीं लगाया है। फिर भी
रूस के तेल के निर्यात में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, करीब 1,20,000 बैरल्स प्रतिदिन की। अब रूस का कुल तेल निर्यात 7.23 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन तक आ गया है। ये आंकड़ा नवंबर का है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी रूस की कमाई पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। उनका तेल कारोबार अब भी $14 बिलियन के आसपास बना हुआ है। तो भले ही पश्चिमी देशों ने पाबंदियां लगाने की हर मुमकिन कोशिश की हो, लेकिन रूस की कमाई टस से मस नहीं हो रही। हाँ, इन पाबंदियों का असर कहीं और दिख सकता है, जैसे तेल की सप्लाई और उसके ट्रांसपोर्टेशन पर। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि इस वैश्विक मुकाबले में कौन सा देश किस चाल में जीत हासिल करता है। दोस्तों, अब जरा गौर से सोचिए, रूस का आर्कटिक एलएनजी ऑपरेशन किस तरह से मुश्किलों में घिरा है। एक खास जहाज है जिसका नाम है क्रिस्टोफर द मार्गी। ये कोई साधारण जहाज नहीं है, बल्कि ये बर्फीले समंदर में जमी हुई मोटी बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन पिछले 2.5 साल से ये जहाज वहीं का वहीं रुका पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके जरूरी स्पेयर पार्ट्स यूरोप से आने थे, लेकिन पश्चिमी देशों की पाबंदियों ने रूस का काम रोक दिया। अब सवाल उठता है कि भारत ने रूस के साथ इतनी बड़ी तेल डील क्यों की, जब पाबंदियों और जोखिमों का डर साफ था। इसका बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट की अनिश्चितता। वहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कभी ईरान हमला कर देता है तो कभी सीरिया में हालात बिगड़ जाते हैं। मिडिल ईस्ट की ये उथल पुथल भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती है। ऐसे में भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी था। यही वजह है कि जुलाई के महीने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रूसी तेल आयातक बन गया, चीन को भी पीछे छोड़ दिया। जहां चीन का आयात गिरकर 1.67 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन रह गया, वहीं भारत का आयात बढ़कर 2.07 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन हो गया। यह फर्क छोटा नहीं है दोस्त। भारत ने तेल की आपूर्ति को विविध बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दक्षिण अमेरिका के देश गयाना गए थे। गयाना, जो वेनेजुएला के पास स्थित है, तेल से भरपूर देश है। मोदी जी ने वहां की संसद में कहा कि भारत गयाना जैसे देशों में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करना चाहता है। हालांकि अभी कोई पक्का समझौता नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत जोरों पर है। अब एक और बड़ा सवाल उठता है पेमेंट का। रूस पर डॉलर में लेन देन की पाबंदी है, तो भारत कैसे भुगतान करेगा? अब बात करते हैं इस डील की सबसे खास बात पर, पेमेंट सिस्टम। रूस पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदियां लगी हुई हैं, तो डॉलर में भुगतान तो मुमकिन ही नहीं है। ऐसे में भारत ने क्या रास्ता निकाला? भारत ने रूस को भारतीय रुपये, यूएई दिरहम और चाइनीज युआन में भुगतान करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात समझिए, रूस भारत से ज्यादा चीजें नहीं खरीदता, तो वो हमारे रुपए का क्या करेगा? जब तक रुपये की इंटरनेशनल वैल्यू नहीं बढ़ेगी, रूस के लिए इसका इस्तेमाल मुश्किल है। इसलिए रूस को दिरहम और युआन में पेमेंट किया जाता है, ताकि वो इन देशों से जरूरी सामान खरीद सके। रिलायंस ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी साल की शुरुआत में रिलायंस ने रूस की सरकारी कंपनी रसनेफ्ट के साथ 1 साल का समझौता किया, जिसमें हर महीने 3 मिलियन बैरल्स तेल की सप्लाई तय हुई। इस डील में भुगतान रूबल्स में किया जा रहा है। ये तो साफ है कि भारत और रूस दोनों ही इस पेमेंट सिस्टम को नए सिरे से मजबूत कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि रूस से ये तेल भारत तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि अगर तेल पश्चिमी रास्ते से आएगा तो रास्ता लंबा है और मिडिल ईस्ट की अस्थिरता से खतरा भी बना रहता है। लेकिन अब इस परेशानी का हल मिल गया है। हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि भारत और रूस के बीच का ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर अब पूरी तरह से चालू हो गया है। इस रूट के जरिए रूस के व्लादिवोस्टॉक से तेल, धातु और कपड़े जैसे सामान सीधे चेन्नई तक आ रहे हैं। अब सोचिए, इस रास्ते से दूरी सिर्फ 5600 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी रूट से 8000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना पड़ता था। वहां से माल भारत पहुंचने में 35-40 दिन लगते थे, लेकिन इस नए रास्ते से यह सफर अब केवल 24 दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी समय भी बचेगा और खर्चा भी। ये रणनीतिक बदलाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।